हेलो एवरीवन। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है, क्लियर एग्जांपल है कि कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा फंडामेंटल हो, कितना भी अच्छा वो रिजल्ट पोस्ट करे, अगर आपने टेक्निकल को कंसीडर नहीं किया व्हाइल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, तो देयर इज अ चांस कि आप बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूं। देखो, मैं एक टेक्नो फंडा ट्रेडर हूं, मतलब मेरे लिए दोनों मैच होना चाहिए, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल। अगर दोनों एक रेजोनेंस में आता है तो मैं एंट्री और एग्जिट करता हूं। ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स का एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक होने का पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ये होता है कि वो अपना रिजल्ट पब्लिश करे और रिजल्ट में ग्रोथ होना चाहिए, रेवेन्यू में ग्रोथ होना चाहिए, मार्जिन में एक्सपेंशन होना चाहिए, पैट इंप्रूव करना चाहिए, राइट? अभी मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स का फाइनेंशियल बताता हूं। FY26 ओवर FY25 का मोटा मोटा चीज जो नटशेल में इंपॉर्टेंट होता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 43%, एबिटा मार्जिन ग्रोथ हुआ 17%, और जो पैट का ग्रोथ है वो है 89%। सो मतलब 89% ग्रोथ कर रहा है, पैट रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है 43%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। मोटा मोटा आपको बताया कि सब कुछ है कल्याण ज्वेलर्स में, जो एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में होना चाहिए। ठीक है। अभी क्या नहीं है, अभी दिक्कत यह है कि यहाँ पे ये टेक्निकली एक बहुत वीक स्टॉक। ठीक है। अभी जो जिनके पास ये स्टॉक होगा, ऑब्वियसली आप जब स्टॉक होल्ड करते हो तो आपको एक यू जस्ट फॉल फॉर द स्टॉक। ओके, तो यू कैन से कि जो दूसरे स्टॉक है उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। तो मैं बात कर लेता हूं टाइटन की। टाइटन का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है vis-a-vis कल्याण ज्वेलर्स, वो कम है, राइट? उनका पैट ग्रोथ इज जस्ट 52% ईयर ऑन ईयर, बट उनका जो ईयरली रिटर्न है एज ऑन डेट वो है अप्रॉक्स 25% का। हमारे कल्याण ज्वेलर्स का कितना है? कल्याण ज्वेलर्स ने भी 25% का रिटर्न दिया, बट माइनस रिटर्न दिया है, -25%। सो अगर आप जीरो के रेफरेंस में देखो तो कल्याण ज्वेलर्स ने अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म करने के बावजूद 50% निगेटिव रिटर्न दिया एज कंपेयर टू टाइटन। दूसरा जो मेजर प्लेयर है वो है पीएन गाडगिल। पीएन गाडगिल मतलब एक तरह की कंपनी है, हो सकता है पीएन गाडगिल का जो पैट हो वो कुछ ज्यादा हो। पीएन गाडगिल का ईयरली परफॉर्मेंस, मतलब जो प्राइस में रिटर्न आया है ईयरली, वो अप्रॉक्स 30% है। तो कितना आउट परफॉर्मेंस है? इट इज अप्रॉक्स -55। मतलब अगर दो इन्वेस्टर है, एक ने लगाया रहता पैसा कल्याण में और दूसरे ने पैसा लगाया रहता पीएन गाडगिल में, तो एक का बनता पैसा 75 और दूसरे का पैसा बनता 125, 125-30। तो सोचो, एक इंडस्ट्री में होके एक तरीके का परफॉर्मेंस करके भी स्टॉक नहीं चल रहा है। अभी देखो, कुछ दिन पहले मतलब 1.5-2 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी स्टॉक को लेके, आपको सबको पता होगा जो इन्वेस्टर होगा, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। तो पॉइंट वाइज आप समझेंगे नहीं होता क्यों, टेक्निकल जरूरी क्यों है। देखो क्या है ना कि जो फंडामेंटल होता है ना, रिजल्ट आया, प्रेजेंटेशन हम देखते हैं, फिर हम कॉन कॉल भी अटेंड करते हैं, वो आर द प्रोएक्टिव इन्वेस्टर। उससे ना सारी चीजें हमें पता नहीं चलती है यार, बिकॉज हम क्या होता है ना, हमारे पास एक लैपटॉप रहता है, हमारे पास एक 10x10 के रूम में बैठे रहते हैं और सारे एनालिसिस कर लेते हैं, एंड वी थॉट कि हमें सब पता है कंपनी। हमारे ऐसा नहीं होता है। कंपनी के बोर्ड रूम में क्या चल रहा है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल्याण ज्वेलर्स या किसी भी स्टॉक में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। मेरे को पूरा विश्वास है कि कल्याण ज्वेलर्स इज अ गुड कंपनी। ओके, कुछ विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हो रही है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या? विंडो ड्रेसिंग मतलब ऑल्टरेशन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, जो सत्य में हुआ था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्मार्ट मनी मूव। जो टेक्निकल्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये स्मार्ट मनी मूव दिखाता है। अभी स्मार्ट मनी कौन होता है? स्मार्ट मनी तो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशन या बंदा हो सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत रिसोर्स है। रिसोर्स किस चीज का? उसको आपसे हमसे पहले पता चल जाता है क्या होने वाला है, और उसकी एंट्री और एग्जिट हमेशा हम आपसे और हमारे से पहले होगी। तो वो स्मार्ट मनी आप समझ जाओ। उसमें कोई भी हो सकता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, जिसको बहुत लोग ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा बहुत जरूरी चीज है ना, वो हमारे मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग ना, वी ऑल आर बायस्ड। अभी अगर आप देखोगे तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट वाला है और जो टेक्निकल एनालिस्ट वाला है, वो एक कैंप की तरह है, अपोजिट कैंप की तरह है। तो फंडामेंटल एनालिस्ट को लगता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है दैट इज अ रबिश थिंग, और वाइस वर्सा भी है। मतलब टेक्निकल एनालिस्ट को लगता है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है इट इज टाइम टेकिंग, सब कुछ तो प्राइस में नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। दोनों ना, अगर आपको देखो, मैं एनालॉजी देता हूं। अगर आपको फैमिली स्टार्ट करनी है तो आपको एक लड़का लड़की चाहिए, उसकी शादी करोगे तभी तो बच्चा आएगा ना। उसी तरह आप टेक्निकल और फंडामेंटल को जब मिलाओगे तो बच्चा आएगा, मतलब आपको रिटर्न आएगा। ठीक है। तो कोई बायसनेस मत हुआ करो कि फंडामेंटल है, टेक्निकल है। वी आर हियर टू मेक मनी, नॉट टू टेक द बी द फ्लैग बेरर ऑफ एनी कैंप। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप फंडामेंटल भी पढ़ो और टेक्निकल भी सीखो, विच इज वेरी क्रूशियल। तीसरा मतलब चौथा पॉइंट हुआ रिस्क मैनेजमेंट का। अभी रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये एक क्लीशे की तरह है, मतलब इतना बार ये टर्म यूज होता है ना, आप देखते हो कि पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं, हर एक एनालिस्ट टेक्निकली बात करेगा, फंडामेंटल की रिस्क मैनेजमेंट। अरे भाई, अगर कोई स्टॉक फ्री फॉल में है तो द कंपनी इज डिलीवरिंग ए वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स, Q on Q, Y on Y, बट आप तो रिस्क मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे हो ना। आपका तो कोई एग्जिट प्लान ही नहीं है। आप तो एक नैरेटिव बाय किए कर रहे हो और आप होप कर रहे हो कि ये स्टॉक चलेगा। तो
रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। अभी क्या पता है यार, अभी मान लो अगर कोई स्टॉक 1000 से गिरते हुए 350 पे आया, आपने देखा उसका बुक वैल्यू अच्छा है, मतलब पी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, और वो एक दिन बैंकरप्ट हो गया, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझा? पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज मैं कल्याण ज्वेलर्स का इन्वेस्टर हूं और आपने इन्वेस्ट किया पीएन गडगिल, तो मैं होप कर रहा हूं, मैं बेचारा एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह पूरा फिनेंस प्रेजेंटेशन देखता हूं, ठीक है ना, सारे रेशियोज देखता हूं, आरओई देखता हूं, आरओए देखता हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज आया ये देखता हूं, फिर मैं कॉन कॉल अटेंड करता हूं और फिर मैं होप करता हूं कि प्राइस चलेगा। ऐसा नहीं होता है भाई, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हो। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग आपका एक लिमिटेड लाइफ है, भगवान आपको बहुत जिंदा रखे, बट एक लिमिटेड लाइफ है ना, यू विल बी एक्टिव टिल द स्पैन ऑफ 70-75। तो अगर आपने 2-3 साल सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग में ही चली गई तो कोई मतलब नहीं है ना यार। यू आर हियर टू मेक मनी, अंडरस्टैंड इट। आपको पैसा कमाने के लिए आप मार्केट में आए हुए हो, इसके अलावा आप टेक्निकल यूज करो, फंडामेंटल यूज करो, पैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर दो लोगों ने एक सेक्टर को पिक किया, लेकिन उन्होंने एक ने वैसा स्टॉक पिक किया जो फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली स्ट्रांग था, ठीक है, और उसने रिस्क मैनेजमेंट करके रखा है। कैसे? अगर प्राइस किसी रीजन के नीचे जाएगी तो एग्जिट करेगा, तो उसका तो रिस्क मैनेजमेंट भी है, बट ना तो आपका तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी चला गया। मतलब उसने बना लिया 55% 60% सबसे ज्यादा, और आप निगेटिव में बैठे हुए हो। इसीलिए आई विल एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट कि आप फंडामेंटली बिल्कुल यूज करो। बिकॉज क्या होता है ना कि मैं टेक्निकल का एक ड्रॉबैक बताता हूं। इफ द स्टॉक इज वेरी गुड, इफ द और प्राइस मैच कर रहा है जो अंडरलाइंग परफॉर्मेंस है फिनेंशियल्स में, कॉन कॉल अच्छे जा रहे हैं, रेशियो अच्छा जा रहा है, आरओई का चार्ट ऊपर जा रहा है, तो आप 10-15% में निकल जाते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट वाले मैंने देखा है 10% वो आरआर बनाते हैं 1:3, 2% का स्टॉप लॉस लो, फिर 10% लो, काट लो। ऐसे पैसा नहीं बनेगा भाई, वो जिंदगी है। यू आर हियर टू मेक मनी। आपको ऐसे स्टॉक देखने पड़ेंगे कम से कम 200%, 300% रिटर्न बनाओ, देन यू कैन चेंज योर एड्रेस, तब तो पैसा बनेगा ना आपका। समझ रहे हो? सो यू यूज फंडामेंटल फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड कन्विक्शन। और टेक्निकल क्या होता है ना, टेक्निकल इज यूज फॉर द एंट्रीज, फॉर एग्जिट, फॉर पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क कंट्रोल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। बाय।